बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कोई स्टूडेंट बता दे मुझे कि आवाज़ ठीक आ रही है आपको, हैंड रेस करके। एनी वन ऑफ यू? यस सर, ठीक आ रही है बिल्कुल। चलो, गुड हो गया। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताएं। कोई क्वेश्चन किसी का प्रीवियस लेक्चर में? ओके गुड, हम आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, हाँ जी, मोहम्मद वासिक, क्या मसला है भाई? सर वो जो सा इक्विटी का सर वो था ना फॉर्मूला के एसिड माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू हाँ, इक्विटी वाला, सर इसका जरा सर बता दें। पूरा चैप्टर सर पढ़ेंगे सर इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ठीक हो गया। पूरा ठीक चैप्टर है उसके ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। आगे ओके। चलेंगे। अच्छा जी, आज हमने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम जो है उसका फॉर्मेट डिस्कस करना है। देखें, इसको ज़रा मुझे शीट चाहिए होगी। जैसे रेवेन्यू जो है ना, उसकी दो टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड इनकम एंड अदर इज कॉल्ड गेन। ठीक है, या यूं कहना चाहिए, इनकम और अदर इनकम, ऐसे कह लें। आपको समझाने के लिए, इनकम से मुराद सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। मैं 100 रुपीज़ की कोई चीज़ बेचता हूँ तो ये 100 जो है ये इनकम है, और इनकम अल्टीमेटली इज ए कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू। और अदर इनकम क्या है, मैं उसकी एग्जांपल देने लगा हूँ। गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, एनसीए स्टैंड्स फॉर नॉन करंट एसेट। अब गेन का क्या मतलब है कि अगर मैंने कोई करंट एसेट, फर्ज कर लें मैंने 200 रुपए का बेचा है, तो मेरी उसके ऊपर कॉस्ट थी, फर्ज कर लें 175, तो ये 25 गेन है। ठीक है, लेकिन ये जो 200 है, ये जैसे इधर मैंने कोई चीज़ बेची, मर्चेंडाइज गुड्स जिसकी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो चीज़ मैंने 100 रुपए की बेची, तो उसके ऊपर मेरी कॉस्ट जो थी 100 रुपए के ऊपर, फर्ज करें मेरी कॉस्ट थी 80 रुपीज़। तो ये जो 20 रुपीज़ है, इसे हम गेन नहीं कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? दिस 20 रुपीज़ विल बी कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो 25 रुपीज़ है, इसे हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट गेन। अब रेवेन्यू के अंदर ये जो हमारे पास इनकम है, वो तो पूरी सेल को हम इनकम कहते हैं, ये रेवेन्यू में शामिल होती है। और ये सेल किस चीज़ की होती है? ये सेल होती है मर्चेंडाइज गुड्स की, परचेजेस की। परचेज जो की हुई, जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उस चीज़ को बेचूंगा तो वो सेल कहलाएगी। लेकिन ये जो अदर इनकम है, ये क्या होती है? दिस इज नॉट सेल। ये 200 रुपया नहीं है, ये 25 रुपए है। ये वाला जो गेन है ना, बेसिकली ये वाला, इट विल बी अदर इनकम एंड इट विल बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? यहां पर ग्रॉस अमाउंट ही इनकम है और रेवेन्यू है। यहां पर जो गेन है वो क्या है? वो अदर इनकम है और वो रेवेन्यू का पार्ट है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये इसको हम रेवेन्यू नहीं कह सकते। रेवेन्यू मीन चीज बिकी कितने की है। समझ आ जानी चाहिए बात। ठीक है, तो
ये जो एक्सपेंसेस हैं 200 में से 175, तो ये वो हैं कि ये भाई एसेट जो मैंने खरीदा था ये मेरी बुक्स में इस वक्त कितने का है, वो इसकी कॉस्ट है, जितने का मैंने बेचा वो इसकी सेल प्राइस है, और इन दोनों का जो नेट डिफरेंस है वो गेन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये चीज मैंने बेची कितने की है वो सेल कहलाएगी, और उसकी कॉस्ट कितनी है वो माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, अब जब हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट करना है तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने सेल में से क्या चीज माइनस की है, ये 80 रुपए। ये 80 रुपए क्या हैं, ये कॉस्ट है। कॉस्ट किस चीज की है, ऑफ सेल, कि जो चीज मैंने बेची है उसकी कॉस्ट है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये पेन बेचता हूं, ये पेन मैं अगर 100 रुपए का बेचता हूं तो मैं इसे खरीदता भी तो हूं। तो अगर मैंने इसे 80 रुपए का खरीदा और 100 रुपए का बेचा है, तो ये जो 80 रुपए है ना, इसे हम कॉस्ट ऑफ सेल कहेंगे। अभी इनिशियली आप ये समझ लें, इसे हम क्या कहेंगे, दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, और जितने का ये बिकेगा वो क्या कहलाएगी, वो सेल कहलाएगी, जो कि इनकम है, और इनकम एक्चुअली क्या है, रेवेन्यू। अंडरस्टैंड? तो कॉस्ट ऑफ सेल उस चीज की कीमत है जो चीज मैं बेचता हूं। ये जब हम बहुत ही किसी बिगिनर को बताते हैं तो हम उसे ऐसे बताते हैं, ये एक्सपेंस ही है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, ये एक्सपेंस ही है, क्योंकि जब चीज बिक गई उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे लिए खत्म हो गया। वो मैंने बेच दी, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट यही था कि मैं उसे बेच दूं, वो मैंने बेच दी, मेरा एक्सपेंस हो। लेकिन चीज जो 80 रुपए की कॉस्ट इसके ऊपर लगी है, जिसे मैं एक्सपेंस कह रहा हूं, इसके अलावा भी तो कुछ खर्चे हैं। उन एक्सपेंसेस को कहां से माइनस करना है? ठीक है, वो खर्चे कौन से होते हैं, इनको तो सर आपने कॉस्ट ऑफ सेल कह दिया। ठीक है, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। किताब के अंदर उसने शायद इसे अदर एक्सपेंसेस लिखा हुआ हो। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस मीन एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च। अदर एक्सपेंसेस मीन वो खर्चे जो डायरेक्टली इसकी कीमत से रिलेटेड नहीं है, जो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। यार ये 80 रुपए की खरीदी है, इसके अलावा भी तो खर्चे हैं भाई। दफ्तर में अकाउंटेंट है, दफ्तर का बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, वो इस चीज की कीमत तो नहीं है। तो लिहाजा अखराजात को मेनली हम दो हिस्सों में डिवाइड करने लगे। जैसे मैंने रेवेन्यू को कहा दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसी तरह क्या होगा, इसी तरह जो हमारे अखराजात हैं, एक्सपेंसेस जो हैं, वो दो हिस्सों में हम डिवाइड करने लगे। ये देखिए, एक्सपेंसेस कुछ हैं डायरेक्ट और कुछ हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल होती है। क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, देखें हम इसकी एग्जांपल ही लेके चलते हैं। ये मैंने 80 रुपए की खरीदी और आगे बेच दी। 80 रुपए क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल, ये वाले। हाँ, और भी कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल हो सकता है कोई एक्सपेंस। वो क्या होगा, जो इसको इसकी खरीदारी के साथ खर्चा जुड़ा हुआ है। मसलन फर्ज करें मैं चेयर्स बेचता हूँ, मेरा शोरूम है, मैं प्लास्टिक की एक कॉलेज चेयर बेचता हूँ, अज्यूम कर ले मेरा बिजनेस ये है, वो चेयर मेरी मर्चेंडाइज गुड्स है, मैं वो बेचता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या शामिल होगा, वो मैंने चेयर कितने की खरीदी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल में क्या और भी कोई खर्चा आ सकता है, यस सर आ सकता है। कौन सा,
सर प्रोडक्ट को, चेयर को, इस पेंसिल को सेलेबल कंडीशन में लाने तक का हर एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल होगा। सेलेबल कंडीशन, सेलेबल कंडीशन का क्या मतलब है कि जब ये काबिले फरोख्त हालत में आ जाने तक। अब ये चेयर खरीदी गुजरांवाला से, फर्ज करें 1200 रुपए की फैक्ट्री से, 1200 कॉस्ट ऑफ सेल है, डायरेक्ट एक्सपेंस कह लें, कॉस्ट ऑफ सेल कह लें। फिर मैंने इसे वहां ट्रक पे लोड करवाया 50 रुपए दे के पर चेयर बंदे को, वो 50 रुपए भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल है। फिर मैंने ट्रक का किराया दिया 100 रुपया पर चेयर गुजरांवाला से फैसलाबाद, वो 100 रुपया जो है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल है। मैं अपने गोदाम में, शॉप पे, शोरूम में ला के मैंने इसको अनलोड किया, वहां मैंने 50 रुपए दिए अनलोडिंग वाले को, तो वो भी क्या है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ सेल है। अब ये चीज अवेलेबल फॉर सेल, रेडी फॉर सेल। अब वहां आके पड़ी रहे, वहां स्टोर में बिजली लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, ऑफिस में अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उनके भी तो खर्चे हैं, लेकिन वो वाले खर्चे इस प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में, चेयर को सेलेबल कंडीशन में लाने से नहीं है। लाइक कुर्सी बिकती है नहीं बिकती, कुर्सी खरीदते हैं नहीं खरीदते, अकाउंटेंट को सैलरी तो देनी है, तावक्ते के बिजनेस बंद ना कर दें, बिजली का बिल तो देना है, टेलीफोन का बिल तो देना है, ठीक है, केबल पे ऐड चलाते हैं उसके एक्सपेंसेस तो देने हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है। इसी तरह छोटी मोटी रिपेयर ऑफिस में होनी है, चीज पड़ी हुई है पड़ी रहे, उसकी कॉस्ट तो वही है, लेकिन जो ऑफिस के अंदर रिपेयर हो रही है, कोई ताला खराब हो रहा है, कोई बिजली खराब हो रही है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनको हम एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। और वो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इनको हम कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमारी इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, जब तक ये सेग्रीगेशन ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम क्लियर नहीं है आप उसको नहीं सीख सकते, ठीक है। अब ये हमने सीख लिया, अब वो कहता है जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें, हम एक नई शीट लेते हैं। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, एक्स वाई एंड को, जो भी नाम होगा, ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। कल क्या लिखा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, कल हमने लिखा था एज ऑन, क्योंकि वो किसी खास दिन की पोजीशन थी, याद है कल बताया था। और ये परफॉर्मेंस का एनालिसिस होने लगा है, ये किसी खास दिन नहीं बल्कि किसी खास अरसा की परफॉर्मेंस एवेल्युएट होने लगी, एक साल की सेल, एक साल के खर्चे। लिहाजा यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखेंगे, वाई स्टैंड्स फॉर ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड होगा कंपनी का, हम कहते हैं जी 31 दिसंबर 2020 होगा, ठीक है। ये बना, ये हमारे पास वो पेज है जिसके ऊपर मैं ये काम सारा कर रहा हूं, ठीक है, ओके। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल की तरह यहां भी डिनोमिनेशन लिखेंगे, किस करेंसी में ये बन रहा है। सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेवेन्यू, रेवेन्यू लिख लें, सेल लिख लें, आमतौर पर किताब में सेल लिखा हुआ होगा, रेवेन्यू भी लिखा जा सकता है, हम सेल लिख लेते हैं, चलो आपको समझाने के लिए ज़रा मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या लिखा जी, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, इसके नीचे लिखेंगे
कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, ये जो रिजल्ट आएगा इसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? फर्ज करें एक कंपनी की सेल एज्यूम कर लेते हैं 5,000 है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल फर्ज कर लें 3,000, ये माइनस किया तो ये 2,000 क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी जो आपका मेन बिजनेस है उसकी सेल में से जब उसकी कॉस्ट माइनस की जाती है तो जो रिजल्ट निकलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस का मतलब होता है खाम, जिसके अंदर अभी कुछ, ये प्योर प्रॉफिट नहीं है, ये खाम मुनाफा है। उर्दू में इसको खालिस मुनाफा और खाम मुनाफा का वर्ड यूज करते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये क्या है? ये बेसिकली खाम मुनाफा है, खालिस नहीं है अभी। ठीक है, इसमें से हमने अब क्या करना है? इसमें से अब हमने एक्सपेंसेस माइनस करना है। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस यहां पर मैं माइनस करूंगा, जिनको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बता रहा हूं। ये क्या हो गया? ये वाला जो पोर्शन अभी जहां तक मैंने किया है, ये दरअसल प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया कि भाई प्रोडक्ट इतने की खरीदी, उसके ऊपर इतने हमारी कॉस्ट आई, उसके ऊपर लोडिंग अनलोडिंग सारा कुछ डाल के, तो इतना प्रोडक्ट ने मुनाफा दे दिया भाई 2,000। ठीक है, उसके बाद हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट निकालने लगे हैं। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? फर्ज कर लें मैं लिखता हूं यहां पर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में दो कैटेगरीज हैं, एक मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक मैंने बोल दिया आपको सेलिंग। या इनकी पूरी लिस्ट नीचे दे देंगे, इनके ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं। इंट्रो लेवल के ऊपर हम लिखेंगे सैलरीज, रिपेयर, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सुई गैस बिल, जो भी दफ्तरी बिल होंगे, रिपेयर छोटी मोटी, वो सारी क्या हैं? ये अदर एक्सपेंसेस। इन्हें हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। कोई कोई सेलिंग का खर्चा होगा तो वो माने सेलिंग क्या होगा? एडवर्टीजमेंट वगैरह जो होती है, किसी सेल्समैन को कमीशन दिया, वो भी सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेल वाली गाड़ियां होती हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही होती, पोल्का, पेप्सी वगैरह गाड़ियां जगह जगह दुकानों के ऊपर, उनके जो ड्राइवर हैं उनकी सैलरीज, उन गाड़ियों में जो पेट्रोल होता है वो सारा, वो क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस कह रहे हैं। ठीक है, इनका ग्रुप बना लें, एडमन और सेलिंग का अलहदा अलहदा। ठीक है, फर्ज करें हम कहते हैं जी ये थे 500 रुपया, हम यूं लिख देते हैं। ये हम कहते हैं जी थे 400 रुपया, ये टोटल कितने हो गए? 900। ठीक है जी, ये 900 अदर एक्सपेंसेस, इन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते थे कभी। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये क्या था? ये डायरेक्ट एक्सपेंस था, और ये वाले जो हैं अदर एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। ठीक है, पहले कभी ऐसे कहा करते थे, अब हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल और अदर एक्सपेंसेस कहते हैं। एक और चीज मैंने दरमियान में डिस्कस की है, मैं एक और कलर बदल लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, वो क्या है? गेन ऑन सेल, कोई अदर इनकम। मैंने बताया ना कि कोई और इनकम भी तो हो सकती है ना, वो भी कंप्रीहेंसिव इनकम में तो आनी है। ठीक है, लिहाजा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम यहाँ अदर इनकम का एक हेडिंग भी लिखेंगे। अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। एसी उतार के ऑफिस का बेच दिया, कुर्सियां बेचते बेचते, हो सकता है ना पुराना हो गया, बेच के नया लिया, तो उस एसी के ऊपर फर्ज करें मुझे अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ प्रॉफिट लेना है, गेन लेना है। मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया गेन का क्या मतलब, वो गेन यहाँ पर ले। अब ये जब तीन कंपोनेंट इकट्ठे हो जाएंगे, एक कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट वाला, दूसरा अदर इनकम अगर कोई है तो, नहीं होगी तो अदर इनकम नहीं लिखेंगे, नहीं आएगी अदर इनकम, और तीसरा अदर एक्सपेंसेस वाला, ये वाला फैक्टर माइनस होना। इन सब का जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या कहलाएगा? उसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट
उसे हम क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड योर नेट प्रॉफिट। कितना जी, 2000 जमा 100, ये भी ग्रॉस प्रॉफिट है, ये अदर इनकम है, ये अदर लॉस भी हो सकता था। एसी बेचा, उसके ऊपर हमें 500 का नुकसान हो गया, किताबों में वो इतने का आ रहा था, बिका कम कीमत का, हो सकता है लॉस हो गया, लेकिन बहरहाल यहाँ मैंने उसे गेन लिया है। तो ये 2100 हो गया, उसमें से 900 माइनस कर दिए, तो क्या आया 1200। ये जो 1200 रुपया है, ये कंपनी का रियल प्रॉफिट है, जिसे हम नेट प्रॉफिट या खालिस मुनाफा कहते हैं। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। अब होगा क्या, अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू हमें सेल मिल जाएगी, हमें कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी, हमें ये अदर इनकम मिल जाएगी, हमें एडमिन के एक्सपेंसेस की डिटेल मिल जाएगी कि जी सैलरीज कितनी हैं, टेलीफोन कितना है, सुई गैस कितना है, वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, और उनसे फिर हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट बना लेंगे। इस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो दो ही चीज़ें हैं, या एक्सपेंसेस हैं डिफरेंट किस्म के, या क्या है, इनकम है। कल 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ गए, आज 2 कंपोनेंट कहाँ हो गए, सॉरी कल 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ गए, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, और बाकी 2 एलिमेंट जो हैं, कंपोनेंट कह रहा हूँ, कल 3 एलिमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ गए, यानी इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट, और आज रिमेनिंग 2 एलिमेंट जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई। इतनी बात है सर, लेकिन ये ट्रांजैक्शन किस तरह यहां तक पहुंचती है, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जो इसको हमने इवॉल्व करना। ठीक है जी, आए जी जरा किताब के ऊपर, ये देखिएगा, एक्सपेंसेस कंसिस्ट ऑफ expenses arising in the ordinary course of activity including the cost of sale, salaries, wages, interest payable and loans, और जो लॉस होता है, लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम डिजास्टर सच एज फायर, फ्लड, लॉसेज फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ नॉन करंट एसेट। ये देखिए, ये जो अभी मैंने आपको बात की, ठीक है, नॉन करंट एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, जो अभी मैंने आपको कहा गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ। ठीक है, और ये क्या है, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम जो कॉस्ट ऑफ सेल है, सैलरीज हैं, कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये वाला जो लॉस है ये अदर लॉस होगा। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, ये अदर लॉस हो जाएगा। सो फॉर्मेट ऑफ ए सैंपल, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या हुआ, रेवेन्यू यानी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने जो चार्ट बनाया है आपको भी शीट बना के दी है, उसके साथ आप इसको कंपेयर करके देखें, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, फिर तीसरे नंबर पे हमने अदर इनकम ऐड कर दी, फिर हमने अदर एक्सपेंसेस कर दिए, और फिर हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं अभी नंबरिंग करने लगा हूँ। मेरा जो मैंने अभी शीट बनाई है उस पर मैं दोबारा जाऊँगा। एक, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, ये पांचवा स्टेप है, और नेट प्रॉफिट छठा फिगर है। निकालें जी वो जो मैंने अभी शीट बनाई है। ये देखें, ये क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, फर्ज करें तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये एक्सपेंसेस नंबर 5, और ये नेट प्रॉफिट नंबर 6। वो 6 लाइनें जो हैं वो ये एक्सप्लेन हुई है। चलें जी आगे शीट पे, चलें, यस, ओके, सो ऑल क्लियर। इसको पढ़ना है एक दफ़ा, हम बनाएंगे ये। अगर आज आप देखिएगा हमारे सिलेबस का मेरा ख्याल 13वां चैप्टर जो है वो क्या है, वो प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस वक्त जाके काम करना है, लेकिन चूंकि हम सीखने लगे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, तो पहले पता तो होना चाहिए, एक आइडिया सा तो हो कि भाई वो क्या चीज़ बनानी है हमने, लिहाजा हम उसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट,
ये देखें, ये मैंने जो अभी आपको बना के बताई है, रेवेन्यू नंबर 1, कॉस्ट ऑफ सेल नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट नंबर 3, अदर इनकम नंबर 4, ये अदर एक्सपेंसेस हैं। ये जो इस टोटल की ज़रूरत नहीं होती, गलत टोटल लगा हुआ, ठीक है। ये टोटल आपने नहीं लगाया करना, हमने नहीं लगाया करना। यहाँ वो एक चीज़ ऐसे मिस कर गया, क्या मिस कर गया वो, यहाँ पर वो मिस कर गया, इस 270 के सामने लिखा हुआ होना चाहिए अदर एक्सपेंसेस। ये वो एडमन और सेलिंग का टोटल दिया हुआ है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये वो नंबर 5 है और ये रिजल्ट है नंबर 6। तो इसको ज़रा करेक्शन कर लें किताब के ऊपर। ये उसने 3 लाख और 10,000 को जमा करके लिखा, हमें नहीं इसकी ज़रूरत, हम नहीं लिखा करेंगे, इसको काट दें किताब से, ठीक है। हम डायरेक्ट ये प्लस, मैंने आपको बताया अभी, ये प्लस और ये माइनस करके ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। आगे चलो जी, ओके। ये अब उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इज द सेल रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, is the profit or loss after taking into account other income and all other expenses। हमने अदर इनकम ऐड कर दी और बाकी अदर एक्सपेंसेस जो एडमिन एंड सेलिंग के थे वो हमने लेस कर दिए, वो हमने क्या किया, लेस कर दिए। मास्क पेन सुबह कितना सही, ठीक है, वो हमने लेस कर दिए। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या आ गया, ये नेट प्रॉफिट निकल आया। द एक्सपेंसेस इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ सेल डिफर according to the activity type and of the industry which the entity operates। for example, कहता है ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एक्सपेंस, इसमें क्या शामिल होगा। मैंने तो आपको चेयर की एग्जांपल दी, मैं एक ट्रेडर हूँ जो बनी बनाई चीज़ बेचता है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल वही होगी कि कुर्सी की कीमत होगी या उसको लोडिंग अनलोडिंग के कोई अखराजात होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बंदा बना के चीज़ बेचता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल में फिर क्या आ जाएगा, अगर कोई कपड़ा बनाता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर धागे की कीमत आ जाएगी, बिजली, जो जो चीज़ें उसको बनाने में लगेंगी वो सब आ जाएंगी। तो यही उसने बात कही हुई है कि ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करती है। इन रिटेलिंग बिजनेस द कॉस्ट ऑफ सेल माइट बी जस्ट द परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस द कॉस्ट ऑफ सेल माइट बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। कि जो चीज़ें हमने ड्यूरिंग द पीरियड बेची हैं उनकी, जैसे मैंने अभी आपको रिटेलिंग की एग्जांपल दी, तो ये ऊपर वाली परचेज कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा या कोई लोडिंग अनलोडिंग आ जाएगी। और जो मैन्युफैक्चर है, द कॉस्ट ऑफ सेल माइट बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, उसके अंदर फिर बड़ा, ये आपके सिलेबस में नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे सिलेबस में ट्रेडिंग ये है कि एक बंदा चीज़ खरीदता है और बेच देता है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल नॉर्मली उस चीज़ की प्राइस ही होगी। रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। याद है कल मैंने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी तो उसके अंदर कैपिटल के अंदर हमने एक प्रॉफिट ऐड किया था, वो यही प्रॉफिट था जो आज हमने निकाला है इस डे, ये प्रॉफिट वहां जाना है। तो दरअसल हमारा वो जो प्रॉफिट होता है वो लिंक कर देता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को। तो ये बात उसने यहाँ लिखी हुई है, the statement of financial position shows the equity of a business at a point in time। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उससे हमें इक्विटी का पता चलता है। अगर आप देखें, अगर आज एक बड़ा हम छोटा सा एनालिसिस करते हैं, अगर हम किसी बिजनेस की इक्विटी देखना चाहें तो वो कैसे पता चलेगा। आज उसके पास क्या है, टोटल एसेट्स, वो करंट है नॉन करंट है, उनका टोटल कर लिया। आज हमने लोगों का क्या देना है, यानी उसकी लायबिलिटी, लोगों वाली लायबिलिटी कितनी है। अगर फर्ज करें मेरे पास टोटल एसेट हैं 500 के और आज मैंने लोगों का 400 रुपया देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी अपनी इक्विटी कितनी है, 100 रुपया, 500 माइनस 400। तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें वैसे भी इक्विटी नज़र आ रही होती है और अगर एसेट में से लायबिलिटी माइनस करें तब भी वो निकल आती है। वो जो इक्वेशन है वो बेसिकली यही है। लेकिन इक्विटी के अंदर हर साल होने वाला प्रॉफिट ऐड होता जाता है, हर साल होने वाला लॉस उसमें से लेस होता जाता है, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट फॉर द ईयर निकलेगा उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को जाके इफेक्ट करना।
और अल्टीमेटली द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड्स विद द फिगर शोइंग द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड. प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर्स. ये प्रॉफिट ओनर्स का होता है और ओनर्स के पैसे हमने देने होते हैं, जिसे हमने इक्विटी कह दिया, कैपिटल कह दिया, उसके अंदर जाके इसे ऐड कर देंगे. और अगर लॉस हो गया तो उसमें से माइनस कर देंगे. ओनर ने अपने पैसे अपने गलत फैसलों से खुद ही कम कर लिए. प्रॉफिट हो गया तो ओनर्स ने अपने पैसे बढ़ा लिए, अच्छे फैसले किए, प्रॉफिट हो गया. लिहाजा ये जो नेट प्रॉफिट की फिगर है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाके पिछले साल की इक्विटी में ऐड होकर इस साल की इक्विटी बन जाएगी. तो ये वो रिलेशनशिप लिखा हुआ है. आगे चलें. ओके. उसके बाद आ गई जी बात अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की. अब टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे बोरिंग टॉपिक ये वाला है. ठीक है, लेकिन हम भी क्या करें, ये अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है, इन्हें बताना ज़रूरी है. ठीक है, अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी सीख ली समहाउ, छोटी छोटी दो बना ली. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना ली, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बना ली. वो कहता है जब आपने ये स्टेटमेंट बनानी है तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स का ख्याल रखना है, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. ठीक है, उन चीज़ों को कलेक्टिवली यानी किसी कायदे कानून के तहत बनानी है, यूं कह लें. उस कायदे कानून को कलेक्टिवली हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ये जो फ्रेमवर्क है ये हमें किसने दिया? ये हमें IASB ने दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ये IASB कौन है? ये IFAC की सब ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे UNO है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके आगे नीचे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WHO, ये सारी बेसिकली UNO की सब बॉडीज हैं. इसी तरह हमारी जो अकाउंटेंट की मेन बॉडी है वो IFAC है. वो क्या है? IFAC. उसके नीचे डिफरेंट सब बॉडीज हैं. उन बॉडीज के अंदर एक बॉडी IASB है. इसी तरह एक बॉडी IAASB है. IASB और IAASB. ठीक है, IASB स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये लिखा भी हुआ है. और IASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे. कैफ क्या है? 9 है. कैफ 9 है, तब पढ़ेंगे जाके. ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी रही मैं पढ़ाऊंगा. IASB क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. उसने बताया कि भाई तुम लोगों ने ये जो अभी अभी सीखी हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उनको बनाने के लिए कुछ कवायदो जवाबत हैं. उन कवायदो जवाबत को हम क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. ठीक है जी. इन इफेक्ट इट प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ आंसर द फंडामेंटल क्वेश्चन. आगे चलो जी. कहता है जो फ्रेमवर्क है ये डिफरेंट. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है यार? रोज बताता हूं कि यूजर्स की नीड को फुलफिल करना, कि जो यूजर हैं ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनकी नीड को फुलफिल करना. द नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड बाय योर सिलेबस. कहता है जी लंबा चौड़ा काम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का, लेकिन बहरहाल मिनिमम लेवल के ऊपर आपके सिलेबस में इनका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्या जी? कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ आपको आने चाहिए और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने चाहिए. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आता हूं, बात करता हूं. आगे चलें जी जरा. एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एलिमेंट्स. आगे चलो, आगे चलो, आगे आगे और आगे और आगे और आगे और आगे.
दिए भी हैं कि नहीं? खा गया? नहीं दिए, पीछे चले जाए, शुरू में चले जाए, आखिर में देख लो अगर हैं तो, मुझे नहीं लगता। हाँ जी, ये दिए आर्टिकल 4 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं अभी उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को छोड़ आया हूँ। वो कहता है कि ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसके अंदर मेन दो चीजें, एक कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, एंड नंबर 2 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। मैं वो कॉन्सेप्ट छोड़ आया, मैं वो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी एक साइड पर कर रहा हूँ, और मैं आर्टिकल 4 यानी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ गया। ठीक है, पीछे जाओ, फिर पीछे जाओ यार, बस यहां रुको। ये देखें, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स नंबर 1 एंड नंबर 2 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो आर्टिकल 4 है, जो हम आगे करके फास्ट फॉरवर्ड करके जिस पे जा रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं कवर पहले करना चाह रहा हूँ, बाद में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे आऊंगा। चलो भाई वहां दोबारा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वाले पेज मैंने सारे छोड़ दिए और मैं जा रहा हूँ एलिमेंट्स के ऊपर। ये एलिमेंट्स में वो पहले आपको इंट्रोडक्शन बताएगा, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, हमने पता है। इन ऑर्डर टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, अ लार्ज कंपनी एंटर्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, सो इन ऑर्डर फॉर यूजर्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब आगे एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैंने आपको सिखाया कि ये कितने हैं, 5, 2, 3, 4 हैं, 5। ठीक है, ये देखें, 1, 2, मेरी नंबरिंग दरअसल ऐसी हो गई है, 4, और ये क्या हो गया, ये 5। ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। कल बताया इन्होंने कहाँ जाना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और इनकम और एक्सपेंसेस ने कहाँ जाना है, ये चौथे और पांचवें ने आज बताया स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में, और पहले तीनों ने कहाँ जाना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जिसपे हमने कल बात की। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जी मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेजरमेंट कैसे करनी है, और रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है कि जब मैंने सेल बुक करनी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंने कितने की सेल बुक करनी। लाइक मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, मैं शॉप पे जाता हूं, शॉप पे चीज के ऊपर टैग लगा हुआ है 500 का, मैं जब निगोशिएशन में जाता हूं तो वो चीज मैं 450 रुपए की लेके आ जाता हूँ, डिस्काउंट मिल जाता है मुझे 50 रुपए का। अब हमें सिखाया जाएगा कि मैंने 500 रुपए की सेल बुक करनी है और 50 रुपए का एक्सपेंस बुक करना है, या ये 50 रुपए का एक्सपेंस मैंने बुक ही नहीं करना, 450 ही की सेल करनी। प्रॉब्लम है ना कि सेल 500 की बुक करके 50 रुपए का खर्चा बुक करना है, या 450 ही की सेल बुक करनी है। ये क्या है, दिस इज मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। मेजरमेंट कि जी कितनी वैल्यू पे से मेजर करेंगे। सॉरी जी, मुझे कॉल लेनी पड़ेगी। सॉरी यार, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी मदर कुछ बीमार है, तो वो फिर होता है कि कोई इमरजेंसी ना हो, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो मेरा भाई वैसे पूछ रहा था कब तक आना, इस वजह से मुझे वो लेना पड़ा। आमतौर पर मैं फ़ोन लेता नहीं हूँ क्लास में, तो आप भी दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं वो, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। और अच्छा जी, तो मेजरमेंट का ताल्लुक है कि सेल की मेजरमेंट किस वैल्यू पे होनी है, 500 पे या 450 पे। 500 की सेल बुक करके 50 का खर्चा बुक करूं, या सेल ही 450 की बुक करूं, ये मुझे मेजरमेंट
की जब मैं बात करूंगा तो वहां से सीखूंगा। और रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मैंने सेल बुक किस टाइम पे करनी है, कब रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक है, क्या मैंने जब उसे पैसे दे दिए, चीज ले ली, ग्राहक ने पैसे दे दिए और मैंने चीज दे दी, मैं उस वक्त सेल बुक करूंगा। और अगर फर्ज करें वो पैसे दे के चीज लेके चीज ही मेरे पास रख गया, तो क्या अभी सेल बुक कर लूंगा कि जब वो चीज लेके जाएगा तब ही बुक करनी है, या जब पैसे मिल गए तब बुक करनी है? और अगर पैसे मिल गए तो उधार की शक्ल में कब बुक करूंगा, क्योंकि उसके तो पैसे मिलने ही नहीं अभी। लिहाजा ये वाला जो इशू है कि किस टाइम पर सेल बुक करनी है, ये रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो 5 एलिमेंट, उनकी मेजरमेंट कैसे करनी है, उनको रिकग्नाइज किस वक्त करना है, मेजरमेंट किस वैल्यू पे करनी है, और उनको रिकग्नाइज किस वक्त करना है, ये सब हमें यहां पर सिखाया जाएगा। आगे चलें। ये अब ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। एसेट क्या है, आपने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप्स ट्रांजैक्शन इनटू broad classes according to their economic statistic, the element directly related to the measurement of financial position and are asset और liability। ये भी हमने बात कर ली ना यार कि फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी चीजें जानी है, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इनकम और एक्सपेंसेस में जाना है, और क्या क्या जाना है। अंडरस्टैंड? एसेट किसे कहते हैं ये हमने डिटेल से पीछे भी पढ़ा, अब आपने एक दफा इसको रीड आउट करना है। दीज आर द रिसोर्सेज controlled by the entity as a result of past event from which future economic benefit। कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी गुजरे हुए वाक़े की वजह से क्रिएट हुए। मसलन मैंने किसी को उधार दिया, मैंने उससे जो पैसे लेने हैं वो मेरा एसेट है, जो कि उसको उधार देने की वजह से क्रिएट हुआ। उसको उधार देना पास्ट इवेंट, उससे पैसे लेने हैं ये एसेट हो गया, और वो मेरा रिसोर्स हो गया जिससे मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि मैंने इतने पैसे लेने हैं, और उस इस चीज के साथ मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जुड़ा हुआ कि मुझे ये फ्यूचर में पैसे आने हैं। तो लिहाजा एसेट क्या है? दीज आर रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू फ्लो इनटू दैट। अंडरस्टैंड? आगे चलेंगे, इसको पढ़ लेना आप लोगों ने एक दफा। अब उसने हर फैक्टर को एक्सप्लेन किया कि रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द एंटिटी का क्या मतलब है, रिजल्ट पास्ट इवेंट का क्या मतलब है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का क्या मतलब है। अब ये मेयर रीडिंग है, मैं हर चीज आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। आगे चलें, ये सारी चीजें ये अब आपने एक एक दफा पढ़ना है, लेकिन एक एक दफा पढ़ना है। जो एक दफा नहीं पढ़ेगा वो सारी जिंदगी कॉन्सेप्चुअली अकाउंटिंग नहीं कर सकेगा। मे भी आप क्वालिफाई कर दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, अल्लाह करे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आप क्लियर नहीं होंगे। और वैसे भी इस पेपर में तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो इन्हीं में से वो पकड़ता है इन बिटवीन द लाइंस। बच्चा छोड़ देता है, हाँ ठीक है यार मास्टर ने बता दिया था, समझ लग गई थी, अब पढ़ने की क्या जरूरत। नो 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 नो, इसको एक एक लाइन पढ़नी है। आगे चलने, उसके बाद लायबिलिटी आ गई। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, आज मैंने किसी के पैसे देने हैं, आज इस वक्त अगर मैं किसी के पैसे देने हैं तो वो मेरी प्रेजेंट जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन है। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, वो कोई पास्ट इवेंट हुआ होगा, मैंने उधार लिया होगा किसी से, तभी आज देना है ना उसको, तभी लायबल हूं। तो वो उससे उधार लेना पास्ट इवेंट है, और उसको जो है आज मेरी ऑब्लिगेशन, उससे उधार तब लिया, वो पास्ट इवेंट है। आज मैंने उसकी वजह से पैसे देने हैं, ये क्या है, ये मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। और विच इज ड्यू टू बी सेटल बाय आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसकी सेटलमेंट हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज पैसे देकर उसकी सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट in an outflow of resources that embody economic benefit। ये ऐसे रिसोर्सेज मुझे आउटफ्लो करने पड़ेंगे जिनके अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। कैश मुझे देना पड़ेगा, उस कैश के अंदर एम्बॉडेड का मतलब है छुपा हुआ, उस कैश के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट छुपा हुआ है, जो कि मैंने किसी को ट्रांसफर करके अपनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो किसी पास्ट इवेंट की वजह से क्रिएट हुई थी वो सेटल कर। ठीक है, तो उसी तरह उसने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को डिफाइन किया है, पास्ट इवेंट या ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया है, और उसने फिर आगे ये जो आगे चलो गई, ये जो फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज को उसने डिफाइन किया है। उसके बाद आ जाते हैं हम इक्विटी के ऊपर। ठीक है, ये आगे हम कल इंशाल्लाह ताला इक्विटी से आगे चलेंगे।
आज तक यहाँ के लिए काफ़ी है, क्योंकि रीडिंग है और पीछे वो उसका भी आपने समझना है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इक्विटी से आगे चलेंगे और फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह। कल इससे आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? रुमैसा, हसाम, हसन, Ali Bajwa, anybody, any question? जी कासिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये प्रोविजंस का बुक में लिखा हुआ है फ्यूचर आउटफ्लो में, एक दफा बता दें प्रोविजंस का। प्रोविजन उन चीज़ों को कहते हैं, लाइक मैंने किसी के, आज अगर फर्ज करें मैंने स्टाफ की सैलरी देनी है, ड्यू होगी मेरे ऊपर, लेकिन मैंने वो सैलरी देनी है, तो वो क्या है? वो प्रोविजन है। मतलब जो एक्सपेक्टेड हो कि मैंने ये पैसे पे करने हैं, वो लायबिलिटी की एक टाइप होती है, उसे प्रोविजन कहते हैं। नेक्स्ट। ओके सर। इसको पढ़िएगा एक दफा अच्छी तरह, कल इस पे क्वेश्चन होने चाहिए 5-7 मिनट के सबकी तरफ से। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।